निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्ते। आज 4 बहुत बड़े फैसले लिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में। 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, आज सब जानते हैं कि किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, सारे हमें लेने हैं। उसी कड़ी में आज कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन, 824 लाख मेट्रिक टन एलएमटी। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14,000 से 2,26,000 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। खरीफ का प्रोक्योरमेंट भी डबल हुआ है, जहां 4679 ये नंबर, ये टोटल है, पूरे पीरियड का टोटल है, एक साल का नहीं है, पूरे पीरियड का टोटल है, जहां करीब 4,600 लाख मिलियन टन होता था, उसकी जगह 8,700 लाख मिलियन टन है। ये सभी फसलों की एक एक करके जो आज एमएसपी अप्रूव हुआ है वो है। सब जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक जो इसमें निर्णय लिया गया है, उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है। एक एक करके मैं सारे पढ़ लूं या? पैडी कॉमन 2,441 रुपये पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान पैडी यानी 2,461 रुपये पर क्विंटल, ज्वार श्रीयन में आता है हाइब्रिड 4,023 रुपये पर क्विंटल, ज्वार मालदानी मालदंडी
4,073 रुपीस पर क्विंटल, बाजरा 2,900 रुपये पर क्विंटल, रागी 5,205 रुपये पर क्विंटल, मेज 2,410 रुपीस पर क्विंटल, तूर 8,450 रुपीस पर क्विंटल, मूंग की दाल 8,780 रुपीस पर क्विंटल, उड़द 8,200 रुपीस पर क्विंटल, कॉटन कपास मीडियम स्टेपल 8,267 रुपये पर क्विंटल है, बेल है, और कॉटन लॉन्ग स्टेपल 8,667, ग्राउंडनट मूंगफली 7,517 रुपीस पर क्विंटल, सनफ्लावर सीड 8,343 8,343, सोयाबीन येलो 5,708 और सीसमम तिल 10,346 रुपीस पर क्विंटल, नाइजर सीड का हिंदी क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताओ भाई। 10,052 रुपीस पर क्विंटल। जब तक ये निकालते हैं तब तक सेकेंड बताओ भाई। थैंक यू। दिल्ली राम तेल ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। कोल गैसिफिकेशन के लिए पहले ये पिक्चर देखना चाहिए हमें। कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम PNG, LNG ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को SNG भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, SNG। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से LPG का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर,
कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। तो जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सकें, और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइज़र वगैरह में, ताकि फर्टिलाइज़र के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। इस स्कीम का आज जो बेसिकली कोल में 2 तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहाँ से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। तो आज का जो है प्रोग्राम ये है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट, इसका गैसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है, और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन्स कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्ली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाएँ। 5,000 रुपीज़ का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप, और पर एंटिटी 12,000 रुपीज़ का कैप। जहाँ पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, और वहाँ पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और देश में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो अपनी देश की ही टेक्नोलॉजी से इसका प्रोजेक्ट्स को लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड स्टॉक सोर्सेज और इंपोर्ट को कम करना। LNG जो कि करीब 50% से अधिक हमारी इंपोर्ट होती है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यूरिया हम बाहर से लेके आते हैं, वो भी भारत में बनने लगेगा। अमोनिया 100% इंपोर्टेड है आज, वो भी इससे भारत में बनने की नए रास्ते खुलेंगे। मेथनॉल 80 to 90% इंपोर्टेड है, वो भी यहाँ पे बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का, और विशेषकर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक बड़ा कोल गैसिफिकेशन से बेनिफिट हो सकता है, वो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से होगा। करीब 4 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, और करीब 25 प्रोजेक्ट्स बनने, टोटल 25 प्रोजेक्ट्स इसमें बनेंगे। करीब 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, और 6,300 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इस प्रोजेक्ट से आएगा। यानी प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ लगा रहे हैं और 6,300 करोड़ हर साल रेवेन्यू आएगा। तो अपने आप में बहुत ही ये अच्छा, नेचुरली इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज, यानी अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धोलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीज़ें, बड़ौदा यहाँ पर है, और इस तरफ नीचे सारा सौराष्ट्र का एरिया है।
ये यहाँ पे भावनगर में बड़ा पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर धोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर कंपेयर करो तो सिंगापुर इज अबाउट 720 स्क्वायर किलोमीटर्स, धोलेरा इज अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एक एरिया जो कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है, सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई चीज़ें यहाँ पे, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। अहमदाबाद यहाँ पर है। अहमदाबाद से धोलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ और एक बड़ा, जैसे ताइवान में शिंचू है, ताइवान में जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो है एक जगह शिंचू। तो वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस है। धोलेरा भविष्य में बहुत बड़ा एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बने, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब बने, उस थॉट प्रोसेस के साथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और इस एयरपोर्ट की एक खासियत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है। यूरोप की तरफ जब जाना है तो अगर भारत के मैप में इसको अगर आप देखोगे तो धोलेरा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट निकलेगी नीचे अरेबियन सी से होके सीधा मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जा सकती है। यानी पाकिस्तान की एयरबेस को कभी पाकिस्तान एयरबेस अपनी बंद कर दे, जैसा होता रहता है, तो ऐसे केस में धोलेरा के एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दिल्ली से भी है, दिल्ली में भी अप नॉर्थ कश्मीर होते हुए जाया जा सकता है, वैसे ही धोलेरा होते हुए अगर जाएं तो अरेबियन सी से होते हुए जा सकते हैं। लोथल में आप जानते हैं कि लोथल भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक पोर्ट था जहां से ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। पूरे यूरोप के साथ, अरब के साथ यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। तो लोथल में बहुत बड़ा हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट, और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हब बन रही है और नीचे भावनगर के साथ कनेक्टिविटी। तो इस एरिया की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। ये प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स हैं। मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन होगा 3 जगह, साबरमती में, वस्त्रापुर में और एक और जगह, 3 जगह इसका मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन है। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर साबरमती में है, हाँ गांधीग्राम में भी है मेट्रो का इंटीग्रेशन, वस्त्रापुर, गांधीग्राम और साबरमती। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन साबरमती में है। फिर फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेशन है, मोरैया जगह है, और ये सानंद के साथ इंटीग्रेशन है बीसलपुर, ये गांव का नाम है बीसलपुर। और लोथल के लिए स्पर लाइन है और सीधा धोलेरा एयरपोर्ट के अंदर ये लाइन जाती है यहाँ से और आगे भावनगर जाती है बावलियारी से। और एक और कनेक्टिविटी आएगी यहाँ से नीचे से, जो लिंबड़ी सौराष्ट्र सुरेंद्र नगर है, वहाँ से सीधी आनंद के पास पेटलाद एक जगह है वहाँ के लिए। लोथल का ये मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, आपको भी अगर समय मिले तो जरूर जाएं, एक ऑर्गेनाइज कीजिए आप सबके विजिट। शिपिंग से कोई है इधर? नहीं, शिपिंग वालों को बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा बना है, अभी हाल ही में मैंने देख के आया था, बहुत ही अच्छा बना है। मतलब वाकई देश में एक बड़ी भारत की विरासत को दिखाने का, भारत की विरासत को वापस प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की आप रेलवे में पर देखो तो कन्वेंशनली 110 kmph की ट्रेन होती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180
KMPH की। और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 kmph की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 kmph की। और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे, और जो बड़े शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, उनको 350 kmph की स्पीड पे हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से कंपेयर करेंगे, से उनसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा अभी बजट में 7 कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, तो इस तरह से देश का एक कंप्लीट टोटली नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा, साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहाँ से हो तो करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुँच सकेंगे। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी खूब मेगा ब्रिजेस भी आ रहे हैं और वायाडक्ट्स और स्टेशंस, कनेक्टिविटी सब जगह। अच्छी बात ये हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें लैंड एक साथ एक्वायर कर लिया, तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए, उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग, 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, which is equivalent to planting about 10 lakh trees. आज का नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना। इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफ़ी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशंस हैं, जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीज़ें। तो दोस्तों, जिस तरह से एनडीए 3.0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक के बाद एक देश की बुनियादी नींव को मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले लिए गए हैं, रेलवे के 2,60,000 करोड़ के करीब, हाईवे के 3,38,000 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के 1,44,000 करोड़ के 5 नए एयरपोर्ट्स, 1 मेजर पोर्ट, 1 शिप रिपेयर फैसिलिटी, 2 नए रोपवेज, फिर करीब 8 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ और 3 करोड़ पीएम आवास योजना के घर और जल जीवन मिशन। कुल मिला के आज एक नया इसमें डायमेंशन ऐड हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी का, कोल गैसिफिकेशन। तो कुल मिला के देश की इस मजबूत नींव को और मजबूत बनाने के लिए और विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब मैं आपके प्रश्न लेता हूँ। As per protocol, we will take questions from the first row, then second row, then third row. So starting from this, Poonam ji. सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। खरीफ का एमएसपी आया है, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार से कितना अंतर है और जो 50% बोला गया है कि लाभांश को जोड़कर है, तो वो किस ब्रेकअप से है, कृपया ये बताने का कष्ट करें। First row, Shrimi. Yes.
Hi, sir. This is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I have two questions. Quick clarity that when are you expecting, meaningful revenue generation from the coal gasification project? Is there any timeline to it? And the second question is with respect to that, would Coal India play a central role in this scheme, whether independently or could be in the form of JV with private companies? नेक्स्ट दीपक सर मैं दीपक सर टाइम्स ऑफ इंडिया से सर जो एमएसपी पे एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ रिसेंटली देयर हैव बीन लॉट ऑफ मीटिंग्स ऑन दिस जियोपॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पीपल हैव सेड दैट इफ द प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल गो अप input cost may go up. So I'm asking if that happens, will the MSP be reviewed? Because that will be also an increased input cost. फ्रंट रो आप सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर सीबीजी से कितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है गैस की वो मीट हो पाएगी, और सेकेंडली सर इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, और सर एमएसपी में जो पल्सेस और ऑयलसीड है उसमें तकरीबन 3 से 8% की बढ़ोतरी है सर, तो इसका इन्फ्लेशन पे कितना असर आप देख रहे हैं? लक्ष्मण नेक्स्ट। सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल है कि हम लोग 2023 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखे हैं, और जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज है वो पिछले 3 साल में परसेंटेज टर्म में देखिए तो थोड़ा बहुत कम होता हुआ गया है। तो इस कोल गैसिफिकेशन के लिए जरूरी कोल का उत्पादन करने में क्या कोल इंडिया सक्षम है, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे? और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 दिन पहले अपील की थी, क्या उस अपील पर कैसे अमल करना है, इस पर कोई कैबिनेट में चर्चा हुई क्या? नेक्स्ट Sir, Prakash Pridashi from ET Now. So the government is already running a coal gasification scheme with financial support of rupees 8,500 crore. So the scheme which has been announced today is the extension of the previous scheme or a brand new scheme? सेकेंड रो लेफ्ट फ्रंट। हेलो, आप बताइए। सर मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। कोल गैसिफिकेशन की जो स्कीम आप लेकर आए हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो हमको एलपीजी का मिलेगा और साथ ही फर्टिलाइज़र के लिए मिलेगा, तो कब से जो प्रोडक्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा मार्केट को, इसका कोई टाइमलाइन और इस पे कितना गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट खर्च कर रही है? दूसरा, एमएसपी अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन क्या जो आने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने की आशंका है, क्या उसको भी साथ में कंसिडर करके इसे अनाउंस किया गया है या आगे इसकी संभावना बनी रहेगी? नेक्स्ट सर सिद्धार्थ हूँ मैं। सर ये जो कोल गैसिफिकेशन की जो बात की जा रही है सर, इसमें झरिया कोल फील्ड की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में जगह जगह आग लगी हुई है, क्या उसके लिए भी कहीं कोई इसमें कोई योजना है कि उस कोयले को भी हम इस्तेमाल कर सकें? दूसरा सवाल है हमारा सरखेज धुलेरा वाले प्रोजेक्ट के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रैक है, तो इसमें किस तरीके की ट्रेन चलेगी? क्या मौजूदा वंदे भारत या इससे अपग्रेडेड वर्जन चलाया जाएगा या कुछ डिफरेंट आप लोग करने जा रहे हैं? नेक्स्ट। सर मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सर ये जो प्रोजेक्ट है कोल गैसिफिकेशन का, हालांकि इसको 2030 तक 100 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है, क्या ये 100 मिलियन टन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है BHEL, गेल, कोल इंडिया और महानदी कोल फील्ड, इन्हीं से भी इंक्लूडेड है इसमें ये 100 मिलियन टन का? और उसके साथ वो पायलट प्रोजेक्ट में 8,600 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से VGF के तौर पर दिया गया था, उसको एक्सटेंड करते हुए 37,500 करोड़ दिया गया है, उसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें ये मनी भी इन्वेस्ट होगा क्या सर? सर मैं सचिन भदौलिया हूँ। मेरा सवाल है ये कोल गैसिफिकेशन के प्लांट को लेकर, क्या उसमें हम लोगों ने प्लांट कहाँ लगेंगे या उसके बारे में कोई योजना बनाई है या उसको चिन्हित किया गया है, और कब से प्रोडक्शन शुरू हो पाएगा इसका? शिशिर वेलकम। Sir, Shishir from Hindu Business Line. I have two questions. One is about can you give the details of the 4 plants which are under manufacturing? And the second thing is that the annual revenue realization of rupees 6,300 crore, will it be shared with the states also? Fourth row, anybody? No. Fifth, sixth. बैक साइड से आप इनसे पहले मैडम से आप इनको दीजिए। सर मेरा कृष्ण मोहन शर्मा, एक फॉलोअप सवाल है कोल गैसिफिकेशन से कि 2040 तक अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं तो हमारी LNG और PNG की कॉस्ट में कितना रिडक्शन आएगा सर? ठीक, दीजिए, इनको दीजिए, मैडम को दीजिए। हाँ
Hi, sir. This is Shilpa from the Economic Times. My question is on coal gasification. So how much of LNG and other petrochemicals, is there an internal analysis of how much it will be substituted? And a second follow-up question on the private companies' participation. Are we open to the idea of getting private companies into this? आपके पीछे, yes, please. Hello, sir. Rituraj here from Mint. So following up what my colleagues have asked, is this an extension of the existing scheme? And if not, would the incentives given under the previous scheme be increased? And also, given that the current projects which are undergoing, they have not been as successful as anticipated, is there a timeline for these projects to be completed that's being stipulated? Yes, आपके पीछे, ऋषभ. Sir, Rishabh with NDTV Profit. Import, what is the government envisaged in terms of cutting the import bill via the coal gasification scheme? बस, I think anybody else? पीछे सा है. सर, ये सिंथेटिक कोल गैस की रसोई टंकी कितने की पड़ेगी? उसमें कोई सब्सिडी भी होगी क्या सर? ठीक, One more question here, this side. सर, जो गैस कोयले की योजना में जो गैस निकली, मैं संजीव राठी हूँ यूनिवार्ता से, जो कोल गैसिफिकेशन योजना में जो हमें गैस मिलेगी वो अभी एलपीजी जो हमें मिल रही है उसकी तुलना में सस्ती होगी या क्या अनुपात क्या होगा उसका? ठीक, थैंक यू. आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आए कोल गैसिफिकेशन पे, एंटिसिपेटेड भी था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है प्रोजेक्ट देश के लिए. पहले मैं खरीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ, तब तक पास होने के लिए जो पर्ची चाहिए आती रहेंगी. सारे आंसर्स बना लो भाई. हाँ, खरीफ में बेसिकली आपके क्वेश्चंस में 3 ग्रुप है क्वेश्चंस के. पहला कि जो कॉस्ट है उससे 50% ज़्यादा है, इसका आपने कैसे एस्टिमेट किया? बहुत क्लियरली एक प्रोसेस बना हुआ है, CCAP है, वो CACP है. CACP कॉस्ट को प्रॉपर्ली एस्टिमेट करती है और उसमें कई फैक्टर्स को देखा जाता है. जो अभी आप में से इधर के क्वेश्चंस भी थे कि क्या आने वाले समय में कॉस्ट बढ़ने की जो संभावना अगर कुछ होती है तो क्या उसको भी इसमें फैक्टर इन किया गया है? इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी फैक्टर इन किया गया. हाँ, इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके CACP एक कॉस्ट का एस्टिमेट निकालती है और देश में अलग अलग जगह उसका अलग पैरामीटर होता है, तो स्वाभाविक है कि उनका भी एक नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड बना हुआ है. बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग इसको करते हैं काम को. उसके आधार पे करीब करीब हर एक का, चाहे पैडी हो, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, कहीं पर तो मूंग है तो 61% अधिक है, उड़द है तो 51% अधिक है, मेज़ है तो 56% अधिक है कॉस्ट से. तो हर एक क्रॉप का 50 या 50 से अधिक परसेंटेज है और इंक्रीज भी सब्सटेंशियल हुआ है. कहीं 72 रुपये, कहीं 324 रुपये, कहीं 319 रुपये, कहीं पे 450 रुपये है तो कहीं पे 622 रुपये भी अधिक हुआ है. इस बार इंक्रीज हुआ है. ओवरऑल बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और उसका बेनिफिट किसानों को 2,60,484 करोड़ रुपए के हिसाब से मिलेगा. ये MSP एक बार तय होती है पूरे सीजन के लिए. 4 महीने का सीजन होता है, ये 4 से 4.5 5 महीने का. इस 5 महीने के सीजन के लिए एक बार तय होती है, तो वो तय हो गई है अभी और टाइमली तय हुई है. किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा. ये सारे क्वेश्चन इसके. अब सेकंड में आता हूँ रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें केवल एक ही प्रश्न था. इसमें ट्रेन नहीं बनेगी, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. वंदे भारत 180 kmph की है अब और नमो भारत 160-180 kmph की है. अब ये बनेगी 220 kmph की. ये 220 kmph की बनेगी. बुलेट हम लोग 280 kmph 350 kmph के बना रहे हैं
और ये बनेगी 220 kmph की, यानी सरफेस पे चलने के लिए दो तरह की गाड़ियां हो जाएगी, 180 और 220, 180 और 220, जहाँ पर भी सेपरेट हो जाएगा ग्रेड, यानी कि जहाँ पर भी हम ट्रैक को रेज कर सकते हैं, थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर कोई कैटल नहीं आए, कोई ह्यूमन बींग्स ना आ पाए, तो ऐसी जगह में 220 की स्पीड से चलाएंगे, बाकी में कम पे चलाते हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरा ही एलिवेटेड है, कंप्लीटली ग्रेड सेपरेटेड प्रोजेक्ट है। अब मैं आता हूँ कोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन था रेवेन्यू कब आने लगेगा और रेवेन्यू कितना आएगा। तो मैंने रेवेन्यू का एस्टिमेट आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। रेवेन्यू का एस्टिमेट है करीब 6,300 करोड़ पर एनम। ये आने लगेगा करीब करीब साल भर में रेवेन्यू आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चालू हो गया है। और इससे रिलेटेड आपने कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि ये पुरानी स्कीम का एक्सटेंशन है या पुरानी स्कीम को ही एक्सपैंड किया गया है। ये कंप्लीटली नई स्कीम बनी है और पुरानी स्कीम से जो लर्निंग्स आई और आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए एकदम मैसिव एक्सपेंशन हो सके, काफ़ी तेज़ी से कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन हो सके, इस थॉट प्रोसेस के साथ इसको स्कीम को बनाया गया है। अपने आप में वायबल स्कीम है, क्योंकि 6,300 करोड़ पर एनम रेवेन्यू और करीब 35,000 करोड़ रुपीस का इसका आउटले अपने आप में ही ये स्कीम अपने आप में ही देश को इकोनॉमिकली बेनिफिट देने लगेगी। कोल इंडिया की प्रोडक्शन की बात की, कोल इंडिया प्रोडक्शन करने में सक्षम है। आज डिमांड और सप्लाई करीब करीब मैच हो रही है। अगर डिमांड और बढ़ती है कोल इंडिया के लिए इस कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से, तो स्वाभाविक है कि वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली यही पॉइंट था, 100 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन न्यू और एग्जिस्टिंग, जहाँ जरूरत पड़ेगी उतना कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेगा। और अब तो ट्रांसपोर्टेशन भी सारा स्ट्रीमलाइन हो गया है। पहले बार हर साल न्यूज़ चलती थी कि पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है। अब तो वो समस्या ही खत्म हो गई है। आज मेरे ख्याल से 54 मिलियन टन कोल पावर प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड है, 54 मिलियन टन, जो कि इस समय में करीब करीब मतलब ड्विंडल होते होते 20-22 मिलियन टन रह जाता था और समस्या होती थी। अब वो समस्याएं खत्म हो चुकी है। मोदी जी की सरकार ने ये सारे चेंजेस जो किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, उन रिफॉर्म्स के कारण आज वो प्रॉब्लम भी समाप्त हो चुकी है। नए प्लांट लगेंगे या एक्सपेंशन लगेगा, तो प्लांट को कौन लगाएंगे, कोल इंडिया लगाएगा या कोई भी लगा सकता है। पूरी इंडस्ट्री के लिए ओपन है ये प्लांट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर से हो, पब्लिक सेक्टर से हो, कोई भी इन प्लांट्स को लगा सकता है। कोल इंडिया भी लगा सकता है, BHEL भी लगा सकता है, जॉइंट वेंचर्स भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्री के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग भी इसमें प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। कब मिलने लगेगा गैस इसमें से? गैसिफिकेशन का प्रोसेस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसमें काफ़ी होमवर्क हुआ है। होमवर्क होने के कारण जो प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है उसका कमिश्निंग लाइकली टू बी कब तक हो जाएगा? 4 to 5 months, years, 4 to 5 years के अंदर अंदर प्रोडक्शन पूरे के पूरे 25 प्लांट कंप्लीट, ऑल 25 प्लांट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 4 to 5 years। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी फुल्ली कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि लैंड के मैटर्स हैं, परमिशंस के मैटर्स हैं, वो सारे के सारे राज्य सरकारें देती हैं, तो वो भी कंप्लीट हुआ। नेचुरली LNG PNG का इंपोर्ट कम होगा, स्वाभाविक है, और इसमें कितना कम होगा ये आपको प्रॉपर एक एस्टिमेट करके डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि जैसे जैसे प्लांट्स नए कोल गैसिफिकेशन के लगेंगे, उनका प्रोडक्शन आने लगेगा, तो एक तरीके से अपने लिए, देश के लिए बेनिफिट होगा। जैसे सेमीकंडक्टर था, तो सेमीकंडक्टर में भले ही शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन एक मिशन मोड में काम किया तो आज 2 प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। वैसा ही कोल गैसिफिकेशन में भी मिशन मोड में काम करेंगे। प्लांट्स कहाँ लगेंगे इंडस्ट्री डिसाइड करती है।
इंडस्ट्री अपने आप डिसाइड करे, उसमें सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी चाहिएगी वो दी जाएगी। झरिया का कोल भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। झरिया की जो समस्या है वो समस्या एक यूनिक है। इसका कोल गैसिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है, कोयला कोई भी यूज़ किया जा सकता है। चारों प्लांट का डिटेल एक आप अपने प्रेस नोट जब दें कोल मिनिस्ट्री से तब आप दे दीजिएगा उसमें। ये सारे कंप्लीट हुए। हाँ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए। ये कोयले से आज ये कैबिनेट से संबंध रखा, कॉस्ट का क्या था क्वेश्चन? वो डिटेलिंग कैबिनेट में तो कहाँ पाई, तो आपको डिपार्टमेंट आपको जब पूरा डिटेल देगा प्रेस नोट वगैरह में आ जाएगा। थैंक यू। ये सीधा प्रसारण आप कैबिनेट